नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। इस सवाल को देखिए, बिहार स्पेशल का सवाल है। क्या पूछा गया है कि 16 से 21 अप्रैल 2026 तक सीनियर नेशनल रग्बी 7S चैम्पियनशिप 2026 का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया था। तो हम लोग जो करेंट अफेयर कर रहे थे, अप्रैल महीने का एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। यह दूसरा वीडियो होगा और इसके बाद एक और वीडियो होगा जिसमें अप्रैल और मई दोनों के करेंट अफेयर होंगे कुछ। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल सहित अप्रैल 2026 के करंट अफेयर को करेंगे। ध्यानपूर्वक सभी सवालों को देखना है, हो सके तो आंसर भी निकालना है, और अगर नहीं आए तो कम से कम सीख करके जाना है यहाँ से कि क्या इसका आंसर होगा। PDF सारे पेड PDF ग्रुप में मिलते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको उसमें ऐड कर दूँगा। देखिए आज का पहला सवाल क्या है। पहले हम लोग कुछ बिहार स्पेशल के सवालों को करेंगे, उसके बाद से फिर नेशनल इंटरनेशनल शुरू करेंगे, क्योंकि बिहार स्पेशल के सवाल जो हैं वो वन लाइनर प्रकार के हैं और इसे जल्दी से कंप्लीट करते हैं। 1 अप्रैल 2026 से पहला है कि अप्रैल 2026 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अल्पसंख्यक युवाओं को उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अप्रैल 2026 का बिहार स्पेशल है ये। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C, IIT पटना के साथ यह साइन किया गया है। 20 अप्रैल 2026 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना के तहत PM विकास योजना के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस सहयोग के तहत बिहार के लगभग 600 अल्पसंख्यक युवाओं को AI टेक्नोक्रेट, बिजनेस एनालिटिक्स, एक्सक्लूसिविटी जैसे उच्च मांग वाली भूमिकाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब जो एग्जीक्यूटिव वगैरह के रोल होते हैं या मॉडर्न टेक इंडस्ट्री में जो भी कुछ रोल होता है उसमें इनको काम देने के लिए अल्पसंख्यक, यानी कि बिहार में जो मुस्लिम समुदाय हो गए या फिर और भी कोई अल्पसंख्यक वर्ग होगा तो उन्हें मुख्य रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय IIT पटना के बीच समझौता ज्ञापन किस योजना के तहत लागू किया जा रहा है? अभी मैंने आपको बताया PM विकास योजना इसका नाम है, PM विकास योजना। यह पहल प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, PM विकास इसका नाम ही यही है, इंग्लिश में भी नाम इसका यही है, तो यहीं से PM विकास योजना आया हुआ है के तहत लागू की जा रही है। यह योजना कौशल अंतर को कम करेगा और अल्पसंख्यक समुदायों को अच्छी नौकरी के लिए आगे लाने के लिए यह योजना लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जहां से हमने वीडियो शुरू किया था। अगर इसका आंसर आपको पता है तो मुझे बताइए, और अगर नहीं पता है तो आपको करना चाहिए। भाई बिहार स्पेशल आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ना चाहिए आपको। SPD बिहार से पढ़ सकते हैं, SPD जो बिहार के मैगजीन आती है उससे कर सकते हैं। ये एडिटोरिया से ज़्यादा अच्छा होता है। मैं इसका लिंक भी दे दूँगा आपको, आप वहाँ से क्लिक करके ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं अगर आपके शहर में नहीं मिल रहा है तो। ओके, इसका आंसर हो जाएगा C, नालंदा। नालंदा में यह आयोजित किया गया है रग्बी चैंपियनशिप। 16 से 21 अप्रैल 2026 तक बिहार के नालंदा जिले में राजगीर खेल परिसर में सीनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में देश भर के 27 महिला और 26 पुरुष टीमों ने भाग लिया है। इस चैंपियनशिप का आयोजन रग्बी इंडिया ने बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया हुआ है। इसका आंसर C हो जाएगा। सीनियर नेशनल रग्बी 7S चैंपियनशिप 2026 के पुरुष मुकाबले में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? अब आपसे यहाँ से भी सवाल आ सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह हरियाणा राज्य है जिसने यह पुरस्कार जीता है। हरियाणा राज्य इसका आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल को खेले गए रोमांचक मुकाबले में हरियाणा ने महाराष्ट्र को 17-12 के अंतर से हराया है। तीसरे स्थान के मुकाबले के लिए पश्चिम बंगाल ने राजस्थान को 26-5 से हराया, यानी कि पहला हरियाणा, सेकंड महाराष्ट्र और तीसरा वेस्ट बंगाल, चौथा राजस्थान। तो ये चारों की रैंकिंग को याद रखेंगे। सीनियर नेशनल रग्बी चैंपियनशिप 2026 के महिला वर्ग में किस राज्य ने बिहार को हरा करके खिताब जीता? तो यह उड़ीसा राज्य है जिसने बिहार को हराया है। इसका आंसर B हो जाएगा। 17 अप्रैल को संपन्न हुए महिला वर्ग के फाइनल में उड़ीसा ने गत चैंपियन बिहार को 27-0 के बड़े अंतर 27 एंड बिहार 0 स्कोर कर पाया, हराकर अपना नाम किया। महिला वर्ग में बिहार की टीम उपविजेता रजत पदक रही, यानी कि ओडिशा पहले, बिहार दूसरे स्थान पर रही है।
पश्चिम बंगाल ने दिल्ली को हरा करके तीसरा यानी कि तीसरे पर वेस्ट बंगाल भी रही है, यानी कि वेस्ट बंगाल की पुरुष और महिला दोनों टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया है। पश्चिम बंगाल की संध्या राय ने 57 अंक टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर रहीं और दिल्ली को हराया तो चौथे स्थान पर दिल्ली रही है, जबकि बिहार की आरती कुमार 55 अंक के साथ शीर्ष 3 में शामिल रही है। नेक्स्ट सवाल है कि अप्रैल 2026 में DRDO द्वारा स्वदेशी राज्य प्रौद्योगिकी की एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्वी चंपारण मोतिहारी जो है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। 15 से 18 अप्रैल 2026 के बीच DRDO ने बिहार के मोतिहारी जिले में स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी किया है, यहाँ पर अपने रक्षा प्रौद्योगिकी को दिखाया है लोगों को, प्रदर्शनी उसी को कहते हैं। यह प्रदर्शनी महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में आयोजित की गई। इसका उद्घाटन संसद और रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह जी के द्वारा किया गया है। मोतिहारी में आयोजित रक्षा प्रदर्शनी की थीम क्या थी? रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ द डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज इन मोतिहारी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका थीम था शांति सत्य विज्ञान का संगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर। ये इसका थीम है, याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं कि 15 अप्रैल 2026 को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह सम्राट चौधरी जी हैं। सम्राट चौधरी जी हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जिसने बिहार में 46 वर्षों के इतिहास में पहली बार राज्य के शीर्ष पदों को संभाला है। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। 24वें मुख्यमंत्री के रूप में हैं। तो ये भी याद रखिएगा, बीजेपी की पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे, मतलब उम्मीदवार नहीं, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं वो। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार में किन दो नेताओं ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? बहुत आसान सवाल है, लेकिन फिर भी करवा रहा हूँ। विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री बने हैं। 8वें पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत बिहार के किस जिले में पोषण जागरूकता को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास से जोड़ते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया है? इंग्लिश में भी देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय जिले में। इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय जिले में 9 से 23 अप्रैल 2026 के दौरान महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 8वें पोषण पखवाड़े के अंतर्गत बेगूसराय जिले में पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पोषण जागरूकता को केवल आहार तक सीमित न रखकर उसे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से भी जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य मातृ और शिशु पोषण, एनीमिया की रोकथाम, संतुलित आहार अपनाने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में बिहार कृषि विभाग के किस निदेशालय को गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उद्यान निदेशालय को यह सम्मानित किया गया है। उद्यान निदेशालय, डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है उसको सम्मानित किया गया है। 4 अप्रैल 2026 को कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर IOD द्वारा प्रदान किया गया है। इस सम्मान का चयन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय ज्यूरी के द्वारा किया गया है। बिहार के उद्यान निदेशालय को गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2026 किस कृषि उत्पाद की वैल्यू चेन के समग्र विकास के लिए दिया गया है? दरअसल में इन्होंने किस उत्पाद के वैल्यू चेन को डेवलप करने का काम किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मखाना को लेकर काफ़ी बेहतर काम किया गया है। मखाना को लेकर काफ़ी बेहतर काम किया गया, जिससे बिहार के कुल मखाना उत्पादन लगभग 85% योगदान देता है बिहार देश भर में। इसके वैल्यू एडिशन अर्थात जगह जगह पहुंचाने, प्रचार प्रसार, हर चीज़ को लेकर काफ़ी बेहतर काम किया गया है। अगला है कि राजगीर में आयोजित 16वें हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 में किस राज्य की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? राजगीर में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह उत्तर प्रदेश ने जीता है। उत्तर प्रदेश ने 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप
बिहार के नालंदा जिले के राजगीर खेल परिसर में आयोजित किया गया। फाइनल में एमपी को 5-0 से हरा करके एमपी को 5-2 से हराया है। एमपी को यूपी ने हराया है। उत्तर प्रदेश हॉकी स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। मध्य प्रदेश उप विजेता रजत पदक रहा, जबकि पंजाब ने कांस्य पदक। तीसरे स्थान पर कौन रहा भाई? तो पंजाब रहा। तो पहले पर यूपी, फिर एमपी, देन पंजाब रहा है, ये याद रखिएगा। कांस्य पदक मुकाबले में दादर और नागर हवेली दमन दीव को हराया। तो चौथे पर दादर नागर हवेली रहा है। अप्रैल 2026 में बिहार विश्व गौरव सम्मान 2026 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? अप्रैल 2026 में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, भारत का महावाणिज्य दूतावास न्यूयॉर्क में से आयोजित किया गया है। न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है। अप्रैल 2026 में बिहार विश्व गौरव सम्मान 2026 के नाम से आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का जन्म भारत के महावाणिज्य दूतावास न्यूयॉर्क, बिहार फाउंडेशन ऑफ यूएसए ETZ एंड बजाना के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है, या बाजना भी इसको कह देते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बिहार विश्व गौरव सम्मान 2026 से सम्मानित श्री सरोज कुमार झा किस वैश्विक संस्था में जल विभाग के ग्लोबल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं? तो ये विश्व बैंक में काम करते हैं। इनका नाम है सरोज कुमार झा और ये इनको सम्मानित किया गया है। ये वर्ल्ड बैंक में काम करते हैं। सरोज कुमार झा विश्व बैंक समूह में जल विभाग के ग्लोबल डायरेक्टर हैं। उन्हें जल संसाधन प्रबंधन, वैश्विक नीति निर्माण, उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मान से नवाजा गया है। अन्य सम्मानित व्यक्तियों में फुलक्रम डिजिटल के संस्थापक राजेश सिन्हा, AMD के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हसमुख रंजन और सिल्वामो के मुख्य डिजिटल अधिकारी संजय चौबे भी शामिल है। AMD में भी बिहार का आदमी बैठा हुआ इतने ऊंचे पद पर। बिहार में उच्च शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ज़रूर बताइएगा और यह पूछा जा सकता है। तो बी, पटना के निकट में की जाएगी। पटना के निकट में बिहार के पटना के निकट एक ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई है। यह प्रस्तावित एजुकेशन सिटी 250 एकड़ से अधिक की भूमि पर विकसित की जाएगी। इसकी प्रारंभिक अनुमानित लागत 547 करोड़ रुपए है। यह एक साझा कैंपस प्रणाली पर आधारित होगी जिसमें कई विश्वविद्यालय एक ही परिसर में काम करेंगे। पटना में प्रस्तावित ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी का डिजाइन किन देशों के विशेषज्ञों के परामर्श से किया जा रहा है? बाहर के देशों पर विशेषज्ञ से परामर्श भी लिया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान और सिंगापुर के विशेषज्ञ यहाँ पर सलाह देंगे। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित, मुझे तो लग रहा है जो मुसल्लापुर घाट है ना, उसको घोषित कर देना चाहिए एजुकेशन सिटी, है ना। सारे दुनिया के एजुकेशन पढ़ाने वाले तो वहीं बैठे हुए हैं, तो उसको क्यों ना एजुकेशन सिटी घोषित कर दिया जाए। विश्वविद्यालय लेकर के क्या करेंगे जब कोचिंग से काम चल रहा है? तो बिहार सरकार को विचार करना चाहिए एक बार। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित प्रथम बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 की थीम क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, परंपरा से प्रगति तक, फ्रॉम ट्रेडिशन टू प्रोग्रेस। यही इस बार का थीम था। बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया। इस कॉन्क्लेव की थीम परंपरा से प्रगति तक थी। इसका आयोजन बिहार सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत बागवानी निदेशालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, इसमें एक और फैक्ट था क्या? हाँ, इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित बागवानी को बढ़ावा देना, किसानों की आय वृद्धि करना है। इसमें उद्यान पाठशाला और चाणक्य हर्टी पिच जैसी विशेष पहलें भी शुरू की गई हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच बिहार सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय संकट प्रबंधन समूह का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये कर रहे थे मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जो हैं, यही महोदय कर रहे थे। मार्च 2026 से पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए आपूर्ति श्रृंखला में बाधा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय संकट प्रबंधन समूह का गठन किया गया। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार इस समूह का नेतृत्व मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत करेंगे। बिहार में गठित संकट प्रबंधन समूह के लिए कौन सा विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा? तो यह एक ही विभाग है, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जिसकी आवश्यकता थी, जिसे काम पर लगाया गया था, श्रमिकों के हितों की रक्षा हो पाए। बिहार सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में
निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेवाएं शुरू करने की पहल किस कार्यक्रम का हिस्सा है? सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क फिजियोथेरेपी भी अब बिहार सरकार शुरू कर रही है। तो किस पहल का हिस्सा है? तो इसका नाम है 7 निश्चय 3, इसी पहल का यह हिस्सा है। मार्च 2026 से बिहार सरकार निजी कंपनियों के साथ साझेदारी के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क फिजियोथेरेपी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। यह पहल बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के सुलभ स्वस्थ सुरक्षित जीवन संकल्प विजन का हिस्सा है। यह सेवा जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल से लेकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक उपलब्ध कराई जाएगी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने पटना में एसडीजी और पर्यावरण लेखांकन पर कार्यशाला का आयोजन बिहार सरकार और किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से किया है? एसडीजी को लेकर के बिहार में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे कि बताओ भाई किसके साथ मिलकर के ये वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है? तो इसमें शामिल है यूएनडीपी शामिल है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके साथ मिलकर के यह मंत्रालय पटना में इसे आयोजित कर रहा है। मार्च 2026 में एमओएसपीआई ने बिहार सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से पटना में 2 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया है। यह कार्यशाला सतत विकास लक्ष्यों, पर्यावरण लेखांकन और लैंगिक सांख्यिकी पर केंद्रित थी। इसमें टीईबी यानी कि द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी परियोजना के अंतर्गत जैविक खेती के मूल्यांकन पर भी चर्चा की गई है। तो ये जरूर याद रखिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट यह सवाल हो गया है। बिहार सरकार कुख्यात अपराधियों को रखने के लिए कैमूर जिले के किस गांव में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा वाली जेल स्थापित करेगी? बताइए, कुख्यात अपराधियों को रखने के लिए अलग से जेल बनाया जा रहा है, वो भी कहाँ? कैमूर जिला में बनाया जा रहा है। तो भभुआ, रामगढ़, सरोदग और चैनपुर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? सरोदग में रखा जाएगा। बिहार सरकार के ने कुख्यात अपराधियों को कड़े पहरे में रखने, जेल से आपराधिक नेटवर्क चलाने से रोकने के लिए कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में उच्च सुरक्षा जेल स्थापित करने की योजना बना रही है। यह जेल कैमूर जिले के सरोदग गांव में बनाई जाएगी, जो भभुआ से 76 किलोमीटर दूर सघन वनों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। बिहार वन डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को लागू करने के लिए बिहार सरकार ने किस कंपनी को 87 करोड़ का अनुबंध दिया है? तो इस कंपनी का क्या नाम है? तो इसका नाम है कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। मार्च 2026 में बिहार सरकार ने बिहार वन डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लागू करने के लिए कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ 87 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एकीकृत करेगा यह सरकारी सेवाओं को एक सिंगल विंडो सिस्टम के तहत लाएगा। बिहार वन प्लेटफॉर्म सरकारी डेटाबेस को किस रजिस्ट्री के साथ जोड़ेगा ताकि दस्तावेजों के दोहराव को कम किया जा सके? तो यह बिहार कॉमन सोशल रजिस्ट्री से जोड़ेगा ताकि डुप्लीकेसी को कम किया जा सके, डुप्लीकेशन जो हो जाता है उसको कम किया जा सके। बिहार वन परियोजना सरकारी डेटाबेस को बिहार कॉमन सोशल रजिस्ट्री से जोड़ेगा, जिससे दस्तावेजों के दोहराव में कमी आएगी, सेवा वितरण में दक्षता बढ़ेगी। इस प्रणाली में हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में एआई आधारित चैटबॉट भी शामिल होंगे। सुन के तो लगता है बिहार में रामराज आ गया है। बिहार में पहली बार कम लागत वाली रोबोटिक पैंक्रियाज अग्नाशय कैंसर सर्जरी किस संस्था में सफलतापूर्वक की गई है? रोबोटिक पैंक्रियाज अग्नाशय का कैंसर जो होता है, इसकी सर्जरी की गई है रोबोटिक के द्वारा। तो किस संस्थान में की गई भाई? तो IGIMS पटना में यह सफलतापूर्वक किया गया है। पटना में 2026 मार्च इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ने बिहार में पहली बार रोबोटिक अग्नाशय कैंसर सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की। दरभंगा के 71 वर्षीय व्यक्ति की यह जटिल सर्जरी चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल के नेतृत्व में किया गया है। अवैध खनन को रोकने के लिए बिहार में लघु खनिजों के परिवहन हेतु ट्रांजिट पास अनिवार्य कर दिया गया है। आयतन के आधार पर इसका नियामक शुल्क कितना तय किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 85 प्रति घन मीटर के हिसाब से प्राइस लिया जाएगा, 85 रुपये। यहाँ पर यह तय किया गया है, इसको याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 25-26 में जीएसटी विकास दर के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान पर है? जीएसटी ग्रोथ रेट, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बिहार चौथे पोजीशन पर है। वित्त वर्ष 25-26 बिहार ने 9.20% से जीएसटी वृद्धि दर्ज की है। पिछले साल अगर
100 रुपया हो रहा था, तो इस बार 109.20 रुपया हो रहा है। जबकि राष्ट्रीय औसत 6% की, जबकि देश का औसत कितना का है बंधुओं? 6%। जीएसटी बढ़ने का मतलब क्या होता है भाई? कि राज्य में उपभोग बढ़ रहा है। उपभोग कब बढ़ता है? जब आय बढ़ती है। इस शानदार प्रदर्शन के साथ बिहार जीएसटी ग्रोथ के मामले में देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। बिहार ने विभिन्न कर स्रोतों से कुल 43,324 करोड़ का राजस्व जुटाया है, जिसमें जीएसटी संग्रह लगभग में 32,077 करोड़ रुपए करीब में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। बिहार सरकार राज्य में आपात स्थिति के दौरान लड़ाकू विमानों को उतारने के लिए 3 हाईवे इमरजेंसी लैंडिंग सुविधाएं विकसित कर रही है। 3 हाईवे लैंडिंग सुविधाओं को बिहार सरकार विकसित कर रही है। इनमें से कौन सा एक्सप्रेसवे इस योजना में शामिल है कि एक्सप्रेसवे हाईवेज पर आपातकाल में युद्ध की स्थिति में हमारे फाइटर जेट्स और एयरफोर्स के और भी जो विमान हैं वो लैंड कर पाएँ? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो सी पटना पूर्णिया। अभी तो ये बना भी नहीं है, बनना शुरू ही हुआ है। विवाद भी आ गया था कि भाई अपने रिश्तेदारों के ज़मीन को बचाने के लिए सड़क को मोड़ दिया कॉलेज और बस्ती की तरफ में नेताजी ने, है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार सरकार भारतीय वायुसेना के सहयोग से 3 प्रमुख राजमार्गों पर एयर स्ट्रिप विकसित कर रही है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे 245 किलोमीटर बिहार का पहला एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 417 किलोमीटर, राम जानकी मार्ग 40 किलोमीटर। ये सुविधाएं नेपाल सीमा के पास सामरिक दृष्टि अहम हैं। आपदा राहत व सैन्य प्रतिक्रिया में यह सहायता करेंगी। पुलिस बल की उत्कृष्ट सेवा, बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा को मान्यता देने के लिए हाल ही में बिहार पुलिस को किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितनी बार वेरी लगाना हो लगा लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट पुलिस कॉलर निशान। इसका नाम है प्रेसिडेंट पुलिस कॉलर निशान से सम्मानित किया गया है। बिहार पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कॉलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे निशान के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में किसी भी पुलिस बल के लिए सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। इस सम्मान मिलने के बाद बिहार पुलिस के कांस्टेबल से लेकर डीजीपी रैंक तक सभी कर्मी अपनी वर्दी की बाईं आस्तीन पर एक विशेष बैज ध्वज धारण करेंगे। महिला भागीदारी, डायल 112 की प्रभावशीलता, बुनियादी ढांचे में सुधार के आधार पर यह सम्मान दिया गया। इस वर्ष ओडिशा और सिक्किम पुलिस को भी यह मिला है। तो बिहार अपने से अलग हुआ राज्य ओडिशा और उत्तर पूर्व का एक बहुत ही सुंदर सा राज्य सिक्किम। बिहार के 3 MCQ कंप्लीट किए हैं। अब नेशनल इंटरनेशनल की बारी है गुरु। बहुत ही शानदार सवाल है, बस करना आप आंख मूंद करके अच्छे से रिलैक्स होकर के सॉल्व करना है सभी सवालों को। एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारे सवाल जो हैं वो आपको पढ़ने के पश्चात ही पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण है। 2 न्यूज़पेपर को मैं कवर करता हूं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। इसमें ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं उसे कवर किए जाते हैं। केरल की प्रमुख सांस्कृतिक परंपराओं के संदर्भ में अरट्टू अनुष्ठान का प्राथमिक अर्थ क्या है? अब एग्जामिनेशन में आ जाए तो यह दिन में ही तारे दिखा दे कि भाई क्या होता है, हमें क्या पता साहब। इसका आंसर बी हो जाएगा। यह सजे हुए हाथियों के साथ मंदिर के वार्षिक उत्सव के भव्य समापन और देवता के पवित्र स्थान का प्रतीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मलयालम भाषा में अरट्टू का शाब्दिक अर्थ पवित्र स्नान होता है। यह अनुष्ठान केरल के अधिकांश मंदिरों में भव्य समापन का प्रतीक होता है। वार्षिक उत्सव के भव्य समापन का इस दिन देवता की मूर्ति को पारंपरिक संगीत के बीच एक सजे हुए हाथी पर बिठा करके पूरा हम लोग घुमाते हैं। अंत में मुख्य पुजारी देवता को मूर्ति को किसी निकटतम नदी या पवित्र तालाब में डुबकी लगा करके पवित्र स्नान भी करवाना होता है। अप्रैल 2026 में पेट्रोलियम मंत्री की कतर यात्रा का मुख्य कूटनीतिक आर्थिक कारण क्या था? अप्रैल 2026 में। तो इसका आंसर बताइए। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिखा देता हूँ मैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हुए हमले के बाद भारत की LNG और LPG की सुरक्षा सुनिश्चित करना। रास लाफान कहाँ है? तो यह कतर में है। इस पर इजराइल ने अटैक कर दिया था, ईरान ने अटैक कर दिया था। पश्चिम एशिया में 40 दिनों के संघर्ष के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस और UAE व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा का दौरा किया।
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कतर गए। भारत अपना प्राकृतिक गैस का 50% आयात करता है, जिसमें कतर की हिस्सेदारी 40% से अधिक है। इसी तरह एलपीजी का आयात 20% कतर से आता है। कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हुए हमलों के कारण से हमें वहां पर दौरा करके ये कहना पड़ा कि आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में भारत को ज़रूर ही रखें। तो इसका नाम क्या है? तो रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, ये कतर में एलएनजी उत्पादन का प्रमुख स्रोत में से एक है, एलपीजी उत्पादन का। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन के भू राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सम्मेलन मॉरिशस के पोर्ट लुइस में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य एजेंडा पश्चिमी एशिया संघर्ष के बाद पैदा हुई ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटना था। मॉरिशस में हुआ है क्या? इस सम्मेलन की शुरुआत 2016 में हुई थी। यह भारत का स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति का एक हिस्सा है। तो दूसरा तो भाई बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, आंख मूंद के भी कोई गलत कह देगा, पहला सही है यहाँ पर। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन पोर्ट लुइस, मॉरिशस में विदेश मंत्रालय और इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया। इसमें पश्चिम एशिया, समुद्री पड़ोसियों, दक्षिण पूर्व एशिया के मंत्रियों ने भाग लिया, ताकि हॉर्मुज, बाबल मांडेब जैसे चौक पॉइंट की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कथन 2 असत्य है। इस सम्मेलन की शुरुआत 2016 में हुई थी, लेकिन यह भारत के स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति का हिस्सा नहीं। स्ट्रिंग ऑफ पल्स चीन की नीति है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग बेड कहाँ पर स्थापित की जा रही है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमरावती, आंध्र प्रदेश में स्थापित की जा रही है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को 2023 में 6,003.65 करोड़ रुपये के बजट से शुरू किया गया था। थीमेटिक हब कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग एंड मटेरियल्स विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया था। हाल ही में इस मिशन को 1000 किलोमीटर का सुरक्षित क्वांटम संचार नेटवर्क प्रदर्शित किया है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग बेड, जो अन्य उपकरणों के परीक्षण के लिए संदर्भ के बेंचमार्क का काम करेंगे। विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल 2026 को अमरावती, आंध्र प्रदेश में एसआरएम यूनिवर्सिटी और मेधा टावर्स में स्थापित कर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो ये याद रखिएगा, अमरावती, आंध्र प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है। बेंचमार्क का काम करेंगे ये। महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण को तेजी से लागू करने के लिए प्रस्तावित परिसीमन विधेयक के आधार और प्रभाव के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। यह परिसीमन आगामी नई जनगणना के पूरा होने तक निलंबित रहेगा। विधेयक के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभा में सीटों में 50% की वृद्धि प्रस्तावित है, जिससे लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर के 816 हो जाएंगी। तो दूसरा तो यहाँ पर सही दिया हुआ है, लेकिन यह विधेयक कहीं से भी पास नहीं हुआ, गिर गया। ये मोदी सरकार पास नहीं करवा पाई थी, इसलिए अभी इसको इग्नोर कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं आप। नारी शक्ति वंदना अधिनियम, इसके बारे में बीपीएससी प्रीलिम में सवाल पूछा जा चुका है, ऑलरेडी आ चुका है। यह लोकसभा, राज्य विधानसभा में सीधे चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है। पूछा है कौन सा असत्य है, ये आपसे पूछा गया है। संविधान में अनुच्छेद 333A जोड़ा गया, जो विशेष रूप से लोकसभा महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करेंगी। यह आरक्षण अस्थायी प्रकृति का है, इसे किसी सूर्यास्त खंड के बिना अनंत काल के लागू किया गया है। आरक्षित 33% सीटों के भीतर SC और ST की महिलाओं के लिए कोटा निर्धारित किया गया है, लेकिन OBC के लिए नहीं किया गया है। कौन सा इसमें से गलत दिया हुआ है? अगर इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं आप, तो आपके करंट अफेयर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। मेरा काम है आपको हवा में नहीं उड़ने देना, ज़मीन पर रखना। ये सब करंट अफेयर के एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं, ऐसे टॉपिक जहाँ से आने की पूरी संभावनाएं रहती है। पूरा मार्च अप्रैल चर्चा में रहा, कितना वाद विवाद हुआ है, महिला आरक्षण लागू होगा लागू होगा लागू होगा, लेकिन गिर गया फिर विधेयक। और अगर फिर भी आप इसे हल नहीं कर पा रहे हैं, अगले महीने एग्ज़ाम है, तो निश्चित तौर पर आपको बैठ कर के ये सोचना चाहिए कि क्यों नहीं हल हो पाया मेरे से। समझिएगा इस चीज़ को, बेहतर होता है कि कोई आपके मुंह पर सच बोल दे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर C हो जाएगा। यह आरक्षण अस्थायी प्रकृति का है और इसे किसी सूर्यास्त खंड के बिना अनंत काल के लागू किया गया है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम अस्थायी नहीं है, इसमें एक सूर्यास्त खंड है, सनसेट क्लॉज जिसको कहा जाता है, जिसके तहत आरक्षण शुरुआत में केवल 15 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया गया है। संसद इसे बाद में बढ़ा सकती है। अन्य सभी विकल्प सत्य हैं, अन्य सभी के सभी सत्य दिए हुए हैं। 15वें दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अलग थलग देश को
कंट्री पार्टनर बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसकी फिल्म 72 आवर्स महोत्सव के मुख्य आकर्षण में से एक है। तो यह उत्तर कोरिया की एक फिल्म है जिसका नाम है 72 आवर्स। तो इसको कंट्री पार्टनर के तौर पर अपनाए जाने की बात की जा रही है। 4 से 8 मई को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। इसका सबसे बड़ा चर्चा का विषय था नॉर्थ कोरिया इसमें कंट्री पार्टनर बनने का प्रस्ताव। INB मंजूरी का इंतजार कर रहा था और इसके बारे में जो अपडेट है उसके हिसाब से भारत ने एक्सेप्ट भी किया और कंट्री पार्टनर के तौर पर नॉर्थ कोरिया शामिल भी हुआ था। 72 आवर्स दिखाई जाएगी जो कोरियाई युद्ध पर आधारित। एक दिलचस्प बात यह है कि इसे उत्तर कोरियाई के नेता किम जोंग उन ने खुद ही इस मूवी को लिखा था। बताइए, खुद ही उन्होंने लिखा। अपने देश में भी लिखते हैं पार्टियां मूवी और बाद में उसको धुरंधर नाम दे देती हैं। देखिए, विश्व असमानता लैब, वैसे बहुत अच्छी मूवी थी धुरंधर, शानदार मूवी थी। हाँ, रिटन बाय समवन एल्स जरूर था। विश्व असमानता लैब द्वारा 2011 सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में भूमिहीनता का स्तर सर्वाधिक है? यह बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है भाइयों बहनों। क्या है? तो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना विश्व असमानता लैब द्वारा यह किया गया, जिसमें बताया गया किस राज्य में भूमि कम है लोगों के पास में, किस में ज़्यादा असमानता है, इनइक्वालिटी। इसका उत्तर हो जाएगा सी, पंजाब राज्य। पेरिस स्थित विश्व असमानता लैब ने SECC 2011 डेटा का आधार पर ग्रामीण भारत के 75% हिस्से का अध्ययन किया। रिपोर्ट भूमि के भारी संकीर्णन को दर्शाती है। भारत के सिर्फ 10% ग्रामीण परिवार के पास कुल भूमि का 44% हिस्सा है। 46% ग्रामीण परिवार पूरी तरह से भूमिहीन है। राज्यों के बीच पंजाब में भूमिहीनता का स्तर देश में सबसे अधिक 73% है, जिसके बाद बिहार में 59%, राजस्थान में 34% है। धन असमानताओं को मापने वाले गिनी गुणांक में केरल के स्कोर 90 है, जो अत्यधिक असमानता को दर्शाता है। औसतन सबसे बड़े जमींदार के पास 12.4% ज़मीन है, लेकिन कुछ गांव में 50% से अधिक ज़मीन कुछ ही जमींदारों के पास में सीमित है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के ऐतिहासिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसका उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों की न्यायिक समीक्षा से पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना था। IR कोएल्हो बनाम 2007 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आज भी 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। तो 34 का आंसर हो जाएगा केवल 1, दूसरा गलत है। IR कोएल्हो में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि 9वीं अनुसूची हो या 10वीं अनुसूची हो या संविधान का कोई भी हिस्सा हो, कहीं पर भी कुछ भी परिवर्तन करोगे तो हम उसका जुडिशियल रिव्यू कर ही सकते हैं, बस यही कहा गया था। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद कामेश्वर सिंह पटना हाईकोर्ट में जमींदार उन्मूलन अधिनियम को समाप्ति संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 के उल्लंघन के रूप में रद्द कर दिया गया था। कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई हम समीक्षा करना है, हमें समीक्षा करना ही करना है। 9वीं अनुसूची बनाया इसीलिए गया था ताकि उसमें किसी चीज़ को डाल दें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट समीक्षा ना करे। यह पहले संशोधन के दौरान बनाया गया था, लैंड रिफॉर्म एक्ट वगैरह सब लाया गया उसके बाद। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम हर चीज़ की समीक्षा करेंगे। भारत में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 के मुख्य उद्देश्य बिचौलियों को खत्म करना था। हालांकि इस कानून में छोड़ी गई किस बड़ी खामी के कारण जमींदारों ने रातों रात लाखों किसानों को जमीन से बेदखल कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कानून में यह प्रावधान था कि जमींदार वह जमीन अपने पास रख सकते हैं जिस पर वे व्यक्तिगत खेती करते हैं। इसके कारण से जमींदारों ने बहुत सारे ज़मीन जिस पर लोग खेती कर रहे थे उससे छीन करके अपने पास में रख लिया कि हम ही इस पर खेती करते हैं। ब्रिटिश अस्थायी बंदोबस्त से बने बिचौलिए जमींदार को हटाने और ज़मीन जोतने वाले को ज़मीन का सिद्धांत लागू करने के लिए 1950 से मुख्यतः यूपी, बिहार, MP में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाए गए। जमींदारों का अधिकार समाप्त कर उन्हें नगद और सरकारी बॉन्ड में मुआवजा दिया गया। काश्तकारों को ज़मीन का मालिकाना हक, जैसे यूपी में भूमिधर मिला, वे सीधे राज्य को लगान देने लगे। लेकिन इस कानून की सबसे बड़ी खामी थी व्यक्तिगत खेती का खंड। कानून कहता था कि ज़मींदार वह ज़मीन रख सकते हैं जिस पर वह स्वयं खेती करते हैं, और इसके बाद कई सारे जो खेतीहर थे उन सभी को बेदखल कर दिया गया। ओडिशा के सिजली, माली और नियामगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में बॉक्साइट खनन विवाद और स्थानीय पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बॉक्साइट ऐश से एल्यूमिना निकाला जाता है जिसका उपयोग एल्यूमिनियम बनाने में होता है।
एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर धातु है। क्या ऐसा सत्य है क्या? डोंगरिया कोंद एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति है जो नियामगिरी पहाड़ी के जंगल के देवता नियम राजा की पूजा करते हैं। 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उनके क्षेत्र में खनन के लिए ग्राम सभाओं की मंजूरी अनिवार्य है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो उपयुक्त में से दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। दोनों कथन सही हैं बंधुओं। वेदांता लिमिटेड जो है वो यहाँ पर खनन कर रही थी, जिसके कारण से विवाद उत्पन्न हुआ था और हमने इसका अध्ययन भी किया था। भारत में हिरासत में मौत के संकट के पुलिस सुधारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के संदर्भ में कथन पर विचार करें। रिपोर्ट और सांख्यिकी के अनुसार भारत में पुलिस हिरासत में होने वाली 60% मौतें व्यक्ति गिरफ्तारी के शुरुआत के 24 घंटे के अंदर हो जाती हैं। प्रकाश सिंह मामला 2006 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के तहत पुलिस की ज्यादतियों को स्वतंत्र रूप से जांच करने के लिए हर राज्य जिले में एक स्वतंत्र पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन अनिवार्य किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है यहाँ पर, लेकिन इस रिकमेंडेशन को प्रकाश सिंह मामला जो है, प्रकाश सिंह समिति किससे जुड़ा हुआ है? तो पुलिस सुधार से जुड़ा हुआ है भाई, लेकिन इसमें इस रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के फैसला दिया था। सथानकुलम तमिलनाडु और एलग्लो वादरिस महाराष्ट्र मामले के कारण हिरासत में हिंसा एक प्रमुख रूप से चर्चा रहा था। भारत पुलिस हिरासत में औसतन 90 मौतें प्रतिवर्ष होती हैं, जिसके कारण से इस प्रकार के रिफॉर्म की बात की गई थी, लेकिन यह लागू नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया संकट के कारण भारत के विनिर्माण क्षेत्र को शिपिंग बाधाओं और बढ़ती लागतों से बचाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए नीतिगत समाधान के संदर्भ में विचार करें। एमएसएमई को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने के लिए ONDC यू उद्यम मॉडल का उपयोग करने का सुझाव दिया गया, ताकि पारंपरिक व्यापार बाधाओं को दरकिनार कर सीधे मूल उपकरण निर्माताओं की आपूर्ति की जा सके। वैश्विक माल ढुलाई में अचानक वृद्धि को बेअसर करने के लिए रोड टेप, निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट के विस्तार और महत्वपूर्ण इनपुट पर बुनियादी सीमा शुल्क में अस्थायी छूट उपयोग करने की सिफारिश भी की गई है। तो ये आर्टिकल डिस्कस किया था हमने, जिसमें अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग सुझाव दिए जा रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन से सही है? दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। दोनों समाधान सुझाए जा रहे थे, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट में MSME का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो MSME को कैसे बढ़ाया जाए और कॉस्ट जो एक्सपोर्ट का ज़्यादा पड़ रहा है उसको कैसे कम किया जाए, इसको लेकर के सुझाव दिया गया था। हॉर्मुज संकट के कारण भारत का मैन्युफैक्चरिंग 45 महीने के निचले स्तर पर है। शिपिंग माल भाड़ा 50% बढ़ गया है। डिलीवरी में 15-20 दिनों की देरी हो रही है। इस भू राजनीतिक अस्थिरता से बचने के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित समाधान सुझाए। कथन 1 सत्य है। MSME को वैश्विक बाजार सीधे जोड़ने के लिए डिजिटल सुधार जैसे कि ONDC उद्यम मॉडल का उपयोग करने कहा गया। दूसरा कहा गया नियामक बफर की रोड टेप इत्यादि जो शुल्क बढ़ जाते हैं उसको क्यों ना कम कर दिया जाए। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, इसके बारे में सवाल भी पूछा जा सकता है। विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA के तहत गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण और पूर्व अनुमति तथा KYC संबंधित अनिवार्यता के संदर्भ में कथन पर विचार करें। यह FCRA एक्ट चर्चा में रहा था। यदि कोई संस्था पंजीकृत नहीं है लेकिन एक विशिष्ट कार्य के लिए विदेशी धन प्राप्त करना चाहती है तो उसे सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। KYC नियम के तहत संस्था के सभी प्रमुख पदाधिकारी के लिए अपना आधार प्रदान करना अनिवार्य है। यदि कोई विदेशी नागरिक निवेशक है तो उसे किसी भी पहचान दस्तावेज को जमा करने के तहत पूरी छूट दी गई है। तो विदेशी आदमी है तो उसको छूट क्यों दी जाएगी भाई? सीधी सी बात है, पहला सही हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। किसी भी NGO के लिए गृह मंत्रालय के तहत 5 साल का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। यदि कोई संस्था पंजीकृत नहीं है लेकिन एक बार के लिए विदेशी धन लाना चाहती है तो उसे सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा, और KYC के बाद ही आप सब बाहर से धन मंगा सकते हैं। नासा के आर्टेमिस 2 की उड़ान रूपरेखा के तकनीकी चरणों के संदर्भ में कथन पर विचार करें। मिशन के तीसरे दिन ट्रांसलूनर इजेक्शन नामक एक महत्वपूर्ण इंजन बर्न के माध्यम से ओरियन अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालकर चंद्रमा की ओर भेजा जाएगा। यह मून है, यह अर्थ है। तो 4 दिन तक यह चक्कर लगाएगा और अपने स्पीड को इतना प्राप्त करेगा कि यह मून की ओर जा सके, फिर मून का चक्कर लगा करके पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। तो यही पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है।
चंद्रमा के फ्री रिटर्न चक्कर लगाने के बाद ओरियन कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा और अंततः अटलांटिक में सुरक्षित रूप से गिरेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? पहला तो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि अटलांटिक नहीं प्रशांत महासागर में यह उतरेगा। अटलांटिक नहीं प्रशांत महासागर में यह सुरक्षित रूप से गिरा है। तो आर्टेमिस 2 के बारे में सवाल पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। आर्टेमिस 1 के बारे में पिछले साल DSO एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। 30 सवाल हमने बिहार के किए हैं और करीब 15-16 सवाल हमने नेशनल इंटरनेशनल के हल किए हैं, यानी कि 45-46 सवाल हमने इस वीडियो में हल किए हैं। बाकी अप्रैल का एक और वीडियो आएगा जिसमें अप्रैल और मई दोनों ही होंगे, तो उसके हम लोग हल कर लेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।